कैसे हैं आप लोग। तो संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आज इस संपूर्ण रिवीजन सीरीज के तहत हम राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। तो आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सामने बहुत ज़्यादा होंगे, फिर भी कोशिश है हमारी कि आज कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोग उसको बेहतर से रिवाइज कर सकें। यहाँ से देखिए कुछ सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर किसी न किसी रूप में उपस्थित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि रॉलट एक्ट भारत में लागू किया गया। ये रॉलट एक्ट से संबंधित है। रॉलट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, जैसा कि आप जानते हैं, 1919 में आया था। रॉलट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, इसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी। तो 1919 में आया था। तो सन 1909 में नहीं, 1919 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। रॉलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। हाँ, सही बात है, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। दरअसल इसका उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको समाप्त करना और संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। इसमें करेक्ट आंसर ए है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? रॉलट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, साइमन कमीशन, रॉलट एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सी, रॉलट एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलट सत्याग्रह, बारदोली, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो रॉलट सत्याग्रह, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, जहां जनरल आर डायर द्वारा आदेशित किया गया और निर्दोष जनता पर, निहत्थे जनता पर सीधे गोलियां बरसाई गईं, जिसमें कि हजारों लोग मारे गए। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, रॉलट सत्याग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने में? नहीं। किचलू तथा सत्यपाल, ये उस समय पंजाब के लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, सत्यपाल और किचलू। इनके बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में। तो करेक्ट आंसर है वैसाखी की प्रार्थना के लिए? नहीं। पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज बी, सत्यपाल और किचलू। किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने? नहीं, 1912। जलियांवाला बाग त्रासदी से? बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन 1905। खिलाफत आंदोलन 1919? नहीं, तो ये जलियांवाला बाग ना से संबंधित है। ठीक है, 8 का बी है ना। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ठीक है, तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज बी। ये रिपीटेड सवाल है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन? नहीं। भगत सिंह को फांसी दिया जाना 23 मार्च 1931? नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यस, इसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो करेक्ट आंसर इज सी।
अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन से। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। ठीक है, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे ई हो गया है, सी होगा। ठीक है, इलाहाबाद, है ना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी? नहीं। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया? नहीं। खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे? नहीं। दरअसल ये प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई घटना है। अंग्रेजों ने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐसा कहा कि वो तुर्की का जो सुल्तान है, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा है, और खलीफा जैसा कि इस्लामिक जगत में जानते हैं कि सर्वोच्च पद होता है, धार्मिक मामले का सर्वे सर्वा होता है और राजनीतिक मामले का सैद्धांतिक प्रमुख होता है। तो तुर्की के सुल्तान के पास था खलीफा का पद। तो अंग्रेजों ने कहा कि खलीफा के साथ, तुर्की के सुल्तान के साथ कोई अमानवीय बर्ताव नहीं होगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो उसमें तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई, जो कि अपमानजनक थी। और इसी के विरोध में कि तुर्की के खलीफा का, सुल्तान का अपमान हुआ, पूरे विश्व के मुसलमानों द्वारा खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। भारत में भी अली बंधुओं ने चलाया। ठीक है, तो मामला ये था। ठीक है, तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में गांधी जी ने इसे देखा। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? बंगाल का विभाजन, वर्साय की संधि, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है अगर देखा जाए तो बंगाल का विभाजन तो नहीं होगा, है ना। वर्साय की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साय के महल में संधि हुई थी, लेकिन तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। जलियांवाले बाग हत्याकांड से क्रोधित होकर कांग्रेस ने भी खिलाफत मूवमेंट का समर्थन कर दिया था। तो ये थोड़ा सा डिबेटेड सवाल है। ठीक है ना, है ना। हालांकि वर्साय की संधि कह सकते हैं, क्योंकि वर्साय के महल में जो पराजित पक्षों के साथ संधि की गई, और वर्साय की संधि अगर देखा जाए तो जर्मनी के साथ की गई है। ठीक है ना, तुर्की के साथ तो सेब्रे की संधि की गई है ना। तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। ठीक है, कुछ लोग इसमें बी आंसर मानते हैं, कुछ लोग इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी मानते हैं, क्योंकि जलियांवाले बाग हत्याकांड के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दे दिया था। तो ये थोड़ा सा विवादित सवाल है। तो इसका उत्तर या तो डी होगा या फिर एक से अधिक होगा, या कुछ लोग इसको बी भी मानते हैं, वर्साय की संधि, लेकिन मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, या इसमें जो है एक है कि वर्साय की संधि, चूंकि अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि तुर्की के साथ तो सेब्रे की संधि की गई, तो इसका उत्तर सी होगा, सी हो जाएगा। तो सी और डी में से कोई एक होगा। ठीक है, चलिए, विवादित प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। असहयोग आंदोलन, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, है ना, घटित हुआ। तो उस समय बिहार और बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ए, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। ठीक है, 1918 नहीं, 19 नहीं, 20 यस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है ना। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा, खेड़ा, नागपुर, राजकोट। तो निश्चित रूप से चौरी चौरा। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले की एक जगह है चौरी चौरा,
वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने को आग लगा दी, ठीक है, और फिर जो है उसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, और जिससे गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के तहत अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसमें करेक्ट आंसर है चौरी चौरा, ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग, मुजफ्फरपुर कांड। तो अब ये चौरी चौरा कांड, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी, रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया, ठीक है, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो 1922 में है कि नहीं, निलंबित कर दिया गया चौरी चौरा घटना के पश्चात। तो 20 का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के से हाथ खींच लिया, ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो ये बात भी सही है, सी सही है, बी सही है, लेकिन ए सही नहीं है। तो इसमें जो है ए हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, ठीक है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसमें 1 2 3 4 होगा। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। तो 1 2 3 4 यानी अब करे ए इज करेक्ट आंसर। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, वही रिपीटेड सवाल है। तो ये सही नहीं है, बाकी तो सही है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, बिल्कुल सही बात है। और गांधी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, एकदम सही है, ठीक है। तो बी और सी, ए सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? ऑप्शन ए है जनसाधारण के संघर्ष को नेतृत्व देने हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करने हेतु, राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु। तो यही सही है, ठीक है। रौलट कानून के खिलाफ में विधायी विरोध के लिए नहीं, सी राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, है ना। तो दरअसल असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई, परिवर्तनवादी गुट, अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुटों ने कांग्रेस से अलग होकर, है ना, जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। तो असहयोग आंदोलन, करेक्ट आंसर है, ठीक है, असफलता के बाद हुआ। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक, सीआर दास, चित्तरंजन दास, गांधी, मोतीलाल नेहरू। अच्छा, गांधी, तिलक नहीं, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज डी, है ना, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? तो पहले सब लोग कांग्रेस में थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा थे, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। तो आरएसएस नहीं, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई तो नहीं, कांग्रेस यस, ठीक है, कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सीआर दास ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, सीआर दास ने ये घोषणा की, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में आया था। तो किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था?
तो साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सब कौन थे? ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। इसी कारण उनका विरोध भी हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो वेल्बी कमीशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का विरोध इसी आधार पर हुआ कि भारतीय मामलों पर विचार करने के लिए एक ऐसी कमेटी का गठन किया जा रहा है जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1926 में, 1928 में, 1928 में आया था। ये 2 बार भारत आया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 1929, 8 दिसंबर 1927, 8 नवंबर 1928। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवंबर 1927 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, नवंबर 1927 में गठन की घोषणा हुई थी। ठीक है, नवंबर 1927 नहीं है। बहुत ही जटिल प्रकृति का प्रश्न है ये, इसको हल कर पाना बहुत मुश्किल होगा परीक्षा में। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेविल लासन, एडवर्ड कैडोगन। तो साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में यही अध्यक्ष थे। तो ए इज करेक्ट आंसर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता नहीं, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय स्वशासन नहीं, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। यस, दरअसल भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड महोदय थे और वो बार बार भारतीयों को चुनौती दे रहे थे कि हे भारतीयों, अगर तुम में दमखम हो तो कोई एक ऐसा संविधान बना के दिखा दो जिसे पूरे देश की जनता समान रूप से स्वीकार कर ले। बर्किनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और फिर उन्होंने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, जब इसमें 2 ऐसी मुद्दे थे, एक औपनिवेशिक स्वराज और दूसरा भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस अब कह रही थी पूर्ण स्वराज से कम पे कोई समझौता नहीं है, तो औपनिवेशिक स्वराज का कोई मतलब नहीं था। तो इसमें मोतीलाल नेहरू संवैधानिक व्यवस्था है। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज। तो पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। यह किसने कहा? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929, 1919 नहीं, 1929। यस, बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, कानपुर अधिवेशन ना, लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये ध्यान रखना। गांधी जी के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू इस अध्यक्ष बने थे। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1920 के नागपुर नहीं, 24 के बेलगांव नहीं, 1929 के लाहौर। यस, सी इज करेक्ट आंसर, 1929 में लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू। यस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? किस दिन को? तो 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश की जनता से आग्रह किया कि वो इस देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं, और इसी दिवस को यादगार बनाने के लिए, समझ रहे, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 यानी ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखना। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? जवाहरलाल नेहरू। मौलाना मोहम्मद अली नहीं, जवाहरलाल नेहरू। यस, तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा की गई 1932, 1931, 1929, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। साबरमती से दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने की, है ना, लगभग 241 किलोमीटर, है ना। और दांडी के किनारे पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा था राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, क्योंकि नमक पर एकाधिकार किसका था? ब्रिटिश सरकार का था, ठीक है। तो 90-30 करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो 24 दिन चली थी। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम, साबरमती। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, कहां से प्रारंभ किया? तो नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दांडी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। 400 किलोमीटर, 241 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 241 किलोमीटर, ठीक है, बी, है ना। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ई, क्योंकि नमक कानून को निरस्त करना, ठीक है, ये तो एक था ही। और दूसरा है कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज की भी बात करना था, कि हम आपके बनाए गए कानून का उल्लंघन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, है ना। फिर वो रचनात्मक द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, और फिर जो वापस लेते हैं, भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, तो गांधी जी फिर रचनात्मक कार्य, हरिजन उद्धार, हरिजन कल्याण कार्यक्रम, इन सब में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट, ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट। तो लाल कुर्ती, है ना, लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, ठीक है, उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में। तो रेड शर्ट, करेक्ट आंसर इज डी। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो आसान सा सवाल है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी, है ना, फ्रंटियर गांधी आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 5 मार्च 1931 को हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था, गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, और इसी समय सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू। तो सप्रू और जयकर के प्रयासों से संभव हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। करेक्ट आंसर इज ए, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 5 मार्च 1931 निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ। करेक्ट आंसर इज सी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, बार बार पूछा जा रहा है। गोलमेज सम्मेलन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो 3 सदस्य दिख रहे हैं ना, इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, और कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था, उसमें शामिल नहीं हुई थी। तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना इसमें भाग लिए थे। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो जिन्ना और अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, मदन मोहन मालवीय नहीं, बी आर अम्बेडकर यस, महात्मा गांधी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पहला, दूसरा, तीसरा। करेक्ट आंसर इज सी, तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ये उत्तर अगर ऑप्शन ई इसमें आ जाएगा कि एक से अधिक, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं है तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट, एक से अधिक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लेते हैं, तो सांप्रदायिकता तत्व उसमें हावी हो गए और विफल रहा। तो इसमें ए इज करेक्ट आंसर कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि नहीं, नहीं। ठीक है, तो ए सांप्रदायिक मुद्दे पर। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मतांतर हो गया था? सरकारी नौकरियों में दलित आरक्षण, मंत्रालयों में दलित आरक्षण, दलितों के लिए अलग नागरिक दर्जा, दलितों के लिए पृथक मतदान। तो यही है, दलितों के लिए पृथक मतदान, क्योंकि जब रेमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा होती है और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है, तो गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे और वहीं आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। और फिर गांधी जी और अंबेडकर जी में पूना पैक्ट होता है और पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे लंदन, लंदन से खाली हाथ लौटे थे, है ना। तो करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल नहीं, क्लीमेंट एटली नहीं, हेरल्ड विल्सन नहीं, रेमजे मैकडोनाल्ड यस, डी इज करेक्ट आंसर। सांप्रदायिक पंचाट, है ना। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना जो समझौता हुआ वो दो पक्षों के बीच में हुआ था। ठीक है, और उसमें गांधी और अंबेडकर शामिल थे। तो 24 सितंबर 1932 इसका करेक्ट आंसर है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था समझौता गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, अछूतों के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड, है ना, और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? समझ रहे हैं, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? 74, 79 ना, 71, 147 यस करेक्ट। ठीक है, ये बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। नहीं, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे द्वारा? नहीं। जवाहरलाल नेहरू जयप्रकाश नारायण द्वारा? नहीं। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा? यस, करेक्ट आंसर इज सी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस किसान सभा, कांग्रेस समाजवादी? करेक्ट आंसर इज सी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? 1934 में हुआ, तो 1934 ए इज करेक्ट आंसर, है ना। अगला प्रश्न है, प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का गठन। तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के एक्ट में प्रांतीय चुनाव की बात की गई और उसी के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, तो 1935 का अधिनियम। करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि 1939 में तो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो 1937 इज करेक्ट आंसर। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक है, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष हुए, एक 1938 में और दूसरा 1939 में।
1938 में हरिपुरा गुजरात में, 1939 में त्रिपुरी में। ठीक है, और 1939 थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उनके प्रतिद्वंदी के रूप में पट्टाभी सीतारमैया थे और उनकी पराजय पर गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, और फिर जो है कांग्रेस कार्यकारिणी उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी, इसी मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर इज बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र बाबू बने, राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इज ए। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना? नहीं। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना? नहीं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर? नहीं। तो करेक्ट आंसर ई डी, भारत सरकार देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924, 1926, 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। स्वराज नहीं, राज्य नहीं, प्रजामंडल आंदोलन। करेक्ट आंसर इज सी। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, एंथोनी ईडेन, विंस्टन चर्चिल। करेक्ट आंसर इज चर्चिल, सी। नाउ एंड नेवर नामक पंपलेट किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली ने लिखा था, कैम्ब्रिज स्कॉलर थे, 1933 में उन्होंने इस पंपलेट को लिखा था, जिसमें पाकिस्तान शब्द की रचना उन्होंने की थी कि पश्चिमी पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान से मिलकर बनेगा पाकिस्तान, और जिसे जिन्ना ने कहा था कि एक बच्चे का खिलवाड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली, सी इज करेक्ट आंसर। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? ठीक है, एम ए अंसारी, जिन्ना ने बांटो और राज करो, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। 1939 नहीं, 1940 इज करेक्ट आंसर। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मंच से प्रॉपर जिन्ना ने घोषणा की कि मैं पृथक पाकिस्तान देश चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों में ने इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर 1939। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 14 अगस्त, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधारा हुआ था, उसमें ही राजेंद्र प्रसाद ने माना कि पाकिस्तान के विभाजन की बीज निहित है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में कहा था कि हमें मुसलमानों के माध्यम से अपने हितों को वरीयता देनी चाहिए। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो पौनार आश्रम। ठीक है, तो पुनप्रा, वायरल, खेड़ा, पौनार, सी इज करेक्ट आंसर, पौनार। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। करेक्ट आंसर इज ए। सर स्टुअर्ट क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? ठीक है, 23 जनवरी, 23 मार्च 1942, 23 जून 1942, 23 अक्टूबर 1942। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च 1942, बी इज करेक्ट आंसर। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, तो ये कहे थे अबुल कलाम आजाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष रहे। तो करेक्ट आंसर इज बी। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित पोस्ट डेटेड चेक था? तो महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर इज ए।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, करेक्ट है। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया, 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था, एक दिन पूर्व, तो करेक्ट आंसर बी होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, है ना, तो यरवदा, नैनी, अहमदाबाद, आगा खां, करेक्ट आंसर इज डी, आगा खां पैलेस में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष बने थे, है ना, 1940 से 1945 तक, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा? गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया, करेक्ट आंसर इज बी। भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व दिया था, किसने दिया था? तो किसी ने नहीं दिया था, सारे नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। करो या मरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया, तो करेक्ट आंसर इज सी, है कि नहीं। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, चैम्बरलेन चर्चिल, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? उषा मेहता ने, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, उषा मेहता, अरुणा असफ अली, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, संयुक्त प्रांत, है ना, तो बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत 1 और 4, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने थे, त्रिपुरी में नहीं, हरिपुरा में, 1938 में हरिपुरा, 1939 में त्रिपुरी, तो ये गलत है। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले, सही है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष बाबू ने की, करेक्ट आंसर ए। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानजनक सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस देश ने जोड़ा? जर्मनी ने। जब वो जर्मनी पहुंचे तो उन्हें नेताजी कहा जाने लगा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? सुभाष बाबू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। किन घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? आजाद हिंद फौज द्वारा अस्थायी सरकार का गठन और फिर ब्रिटिश नौसेना का, जो भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में अंतिम कील साबित हुई, तो यही डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर 1942, है ना। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? करियप्पा मोहन सिंह ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, तो मोहन सिंह ने स्थापना की थी, ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस को उसका जो है अध्यक्ष बनाया गया। INA किसके दिमाग की उपज थी? INA मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों का एक समूह था, तो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद उसमें नहीं थे, KM मुंशी, सरदार पटेल भी नहीं थे। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई? जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, करेक्ट आंसर इज सी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई? जापान, सिंगापुर में, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। ये रिपीटेड सवाल है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो जापान सहित कुल 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी, तो 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 9, डी इज करेक्ट आंसर। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943, 18 फरवरी 1946 को।
तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है, हाँ, ये 1946 में हुआ था। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हो चुका है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किस लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए? नहीं। सत्ता के हस्तांतरण के लिए? एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए? यस। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों को काम करने के लिए? नहीं। तो केवल 2, यानी सी इज करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? एटली? नहीं। क्रिप्स? नहीं। क्लीमेंट एटली? नहीं। सर पैथिक लॉरेंस, डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। ठीक है। तो फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, तो कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई है ना। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर स्टीफर्ड क्रिप्स, रैमजे मैकडोनाल्ड, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है। तो वेवेल इसमें सदस्य नहीं थे, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? जे एंड्रूज, ये हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आजाद, ये हो जाएगा। ठीक है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? ठीक है। लियाकत अली खान, तो लियाकत अली वित्त मंत्री थे। ठीक है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि, सी इज करेक्ट आंसर। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसने सौंपा गया? तो जगजीवन राम। ठीक है, ये इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ठीक है। वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 लास्ट इन्होंने डेट दिया था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 16 जुलाई 1947। ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया है? तो सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल द्वारा, डी इज करेक्ट आंसर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। तो जेबी कृपलानी ही थे, इसका भी करेक्ट आंसर डी है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी ही थे। ठीक है ना, इसका भी करेक्ट आंसर ए है ना। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, एटली थे। तो इस तरीके से ये हमारा आज का कार्यक्रम था। यहाँ आपका स्वतंत्रता संघर्ष कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।